स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की समाजमिति विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया गया था? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग सबसे पहले J.L. मोरेनो के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि J.L. मोरेनो है किस विधि का प्रयोग किया गया था, तो समाजमिति विधि का। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समाजमिति विधि आएगी तो J.L. मोरेनो, और J.L. मोरेनो द्वारा कौन सी विधि खोजी गई थी, तो समाजमिति विधि। असामान्य व्यवहार के निदान और उसका उपचार करने के लिए सबसे अच्छी मनोवैज्ञानिक इन चारों में से विधि कौन सी है? कि असामान्य व्यवहार है किसी बच्चे का, उसका निदान भी करना, उसका उपचार भी करना है, तो कौन सी इनमें से अच्छी विधि मानी गई है? देखो स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति के इतिहास को जानेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, तो दोनों उपाय करने की सबसे बेस्ट विधि आपकी व्यक्ति इतिहास विधि ही होगी, क्योंकि उसमें व्यक्ति का शुरू से लेकर लास्ट तक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छी बातें हैं, किस काम से उन्होंने कुछ काम किया है, तो ये सारी बातें स्टडी करने के बाद आप व्यक्ति इतिहास विधि से निदान भी कर सकते हैं और उसका उपचार भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रश्नावली विधि, जब भी प्रश्नावली विधि की बात आएगी तो उनको प्रयोग करने वाला आपका होगा वुडवर्थ साहब। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि के प्रयोगकर्ता कौन होंगे स्टूडेंट्स? आपके वुडवर्थ साहब होंगे। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि के प्रयोगकर्ता कौन होंगे? आपके वुडवर्थ साहब होंगे। मनोविज्ञान अध्ययन की विकासात्मक विधि, देखो विकासात्मक वर्ड याद करते आपने क्या कर लेना है, जेनेटिक विधि। प्रश्नावली से वुडवर्थ साहब। इस प्रकार आप याद करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी कि प्रश्नावली विधि के कौन जनक माने गए, वुडवर्थ साहब। विकास विधि के जनक कौन माने गए, जेनेटिक विधि। क्वेश्चन आपका, व्यक्ति इतिहास या जीवन वृत्ति विधि का उपयोग किनके मानसिक अध्ययन हेतु किया जाता है? कि व्यक्ति का इतिहास चेक करना हो, उसके पूरे जीवन की विधि का उपयोग करना हो, तो इन चारों में से कौन से मानसिक विधि का प्रयोग आप बच्चों पर अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं? विशिष्ट बालक के लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मानसिक रूप से मंदित बालक होगा, वो मन बुद्धि के अंदर आएगा, उस पर भी करेंगे। समस्यात्मक बालक का निदान करने के लिए उसके व्यक्ति इतिहास को चेक करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स इन चारों में से किस प्रकार का मानसिक को अध्ययन करने के लिए हमें उसके व्यक्ति के इतिहास को जानना पड़ेगा। यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि इनमें से किसके लिए यूज करेंगे? तो व्यक्ति इतिहास विधि जो होती है हम विशिष्ट बालक के लिए भी करते हैं, समस्यात्मक बालक के लिए भी करते हैं, और मानसिक रूप से जो विमंदित बालक हो उसके लिए भी करते हैं। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इनमें इनकी कमजोरी को पहचानना है, उसका निदान करना है, इसलिए उसका व्यक्ति का इतिहास जानना ही पड़ेगा बच्चे का, तभी आप उसका अच्छे प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उक्त सभी इज राइट आंसर। चोरी करने के आदि वाले समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु कौन से प्रयास करने चाहिए? क्या विभाग से शिकायत करोगे, पुलिस को सौ के डर दिखाओगे, ऐसे बच्चों के समान दंड देगोगे? देखो भाई, दंड तो आपका एक नेगेटिव वर्ड है। दंड तो आपने बच्चे को देना ही नहीं है, ना आप उसको पुलिस में दे सकते हैं, अभिभावक को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपका होगा समझाना। एकांत में बच्चे को समझाएंगे, इससे बच्चा समझ के चोरी करने की आदत को छोड़ देगा। यानी कि जब भी आपको किसी बच्चे की किसी भी समस्या का उपचार करना है, तो जहां ऑप्शन समझाने का होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका समझाना ही है, ना कि शिकायत करना, कि डर दिखाना, कि पुलिस को सौंपना, कि इसको दंड देना। दंड तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, दंड तो बच्चे को देना ही नहीं है। इसलिए इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चोरी करने की आदत वाले समस्या बालक का उपचार करने के लिए आप क्या करोगे, इसको एकांत में समझाओगे। सृजनात्मकता का परीक्षण किया जा सकता है, चित्रपूर्ति परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, वृत्त परीक्षण द्वारा भी कर सकते हैं। नवीन खिलौने, देखो सृजनात्मकता में कुछ चीज़ नई बनाई जाती है, किसी की रचना की जाती है, इसी कारण से स्टूडेंट देखो सृजनात्मकता का परीक्षण करने के चित्रपूर्ति परीक्षण भी यूज कर सकते हैं, आप वृत्त परीक्षण भी कर सकते हैं, और नवीन खिलौनों का निर्माण करके भी आप सृजनात्मकता को दिखा सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, किसका करने के लिए, सृजनात्मकता का परीक्षण करने के लिए। चित्रपूर्ति परीक्षण भी सही है आपका, वृत्त परीक्षण भी है, और नवीन खिलौनों का प्रयोग करना है।
करो एंड करो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि वृद्धि कितनी होगी? तो करो एंड करो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि वृद्धि आपकी 70 से कम होगी। 70 से कम कौन से आएंगे? आपके मंद बुद्धि में आएंगे स्टूडेंट। 70 से कम किसमें आएंगे? मंद बुद्धि बालक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में सबसे पहले आपका गाल्टन ने अध्ययन किया स्टूडेंट्स। किसने किया? गाल्टन ने अध्ययन किया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है। यहाँ मानसिक विज्ञान स्वास्थ्य जो है विज्ञान का भी क्षेत्र इन तीनों में से किसके लिए है? क्या मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपायों का अध्ययन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर हम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसके उपायों का अध्ययन करेंगे। मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों का भी अध्ययन करेंगे। मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों का भी अध्ययन करेंगे। तो डी इज राइट आंसर। क्योंकि देखो मानसिक स्वास्थ्य में विज्ञान विषय का क्षेत्र बताना है, तो विज्ञान विषय के क्षेत्र के लिए आप मानसिक स्वास्थ्य में रखने के लिए उसके उपायों का अध्ययन बिल्कुल करना पड़ेगा। दूर करने के उपायों का अध्ययन भी करना पड़ेगा, रोकथाम करने का भी करना पड़ेगा। तो रोकथाम के लिए भी सही है, दूर करने के लिए भी सही है और उसके उपायों का अध्ययन करना भी सही है। तो डी इज राइट आंसर। शैशवावस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चारों में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? शैशवावस्था में बच्चे को परिवार का पता होता है, कुछ गृह कलेश का प्रभाव पड़ता है, स्विंगात्मक अस्थिरता होती है, लेकिन बच्चे को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। शैशवावस्था आपकी 0 से 5 तक की अवस्था होती है। तो 0 से 5 तक की अवस्था में बच्चे को राजनीतिक चीज़ों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ए इज राइट आंसर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, क्या वो सिर्फ क्लबों में विचरण करता रहेगा, अति संवेदनशील दशाओं में बहता रहेगा, या वो समाज के बाहर होगा, या वास्तविकताओं में डूबा रहेगा? देखो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो वास्तविकता के अकॉर्डिंग काम करता है, कल्पना लोग में विचरण नहीं करता। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिका अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिका इन चारों में से कौन कौन सी होती है? यानी मानसिक तनाव, अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए अपना बोझ दूसरे पर थोपना, किसी काम को ना पूरा करने से वो दोष दूसरे पर निकालना, दूसरे को पिटाई करना, यानी कि अपने आप का बचाव करने के लिए जो दूसरे पर थोपते हैं, इस प्रकार की विधियाँ हमारी क्या कहलाती हैं? अभियांत्रिका कहलाती हैं। जैसे प्रक्षेपण होता है, पलायन होता है, उदारीकरण होता है। इन तीनों ही विधियाँ इस प्रकार की है, किसी ने खुद का बचाव करना, खुद के दोष को दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से थोप देना है। तो इसलिए आपका डी इज राइट आंसर होगा। बाल अपराध का एक क्या कारण हो सकता है? दूषित वंशानुक्रम होगा, दूषित वातावरण भी होगा। देखो वंशानुक्रम वातावरण दोनों ही आएंगे आपके। टूटा परिवार भी बाल अपराध का एक कारण हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, दूषित वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा और टूटा हुआ परिवार भी बाल अपराध के लिए सही महन रोल अदा करेगा। इसलिए डी इज राइट आंसर। बाल अपराध विज्ञान का जनक माना गया है। तो बच्चे के अपराध किस प्रकार हो रहे हैं, इस विज्ञान का जनक कौन माना गया इन चारों में से? तो सीजर लोम्ब्रोसो माने गए हैं। यानी कि बाल अपराध विज्ञान के जनक जो माने गए हैं वो आपको क्या याद करना है? सीजर लोम्ब्रोसो। बुद्धि की दृष्टि से असामान्य बालकों के प्रकार बताने हैं। तो बुद्धि की दृष्टि से असामान्य बालकों के प्रकार आपके मंदबुद्धि बालक भी ठीक है, सृजनात्मकता बालक भी ठीक है, प्रतिभा बालक, यानी कि डी इज राइट आंसर। क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से असामान्य में जो सामान्य से हटके हो, जिसका IQ लेवल 90% से कम हो या उससे ज़्यादा हो, वो सामान्य बालकों से हटने के सारे बालक किसके अंदर आएंगे? असामान्य बालकों के अंदर आएंगे। और असामान्य बालकों में आपका मंदबुद्धि बालक भी आएंगे, सृजनात्मकता बालक भी आएंगे, प्रतिभाशाली, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो है वो सामान्य बालकों से हटके हैं। तो सामान्य बालकों से हटके वाले बच्चे किसके अंदर आएंगे? असामान्य वाले आएंगे। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है? देखो प्रतिभाशाली बुद्धि यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड्स होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, उन सब की बुद्धि लब्धि हमारी 140 से अधिक होती है, यानी कि 140 या 140 प्लस होते हैं। किनकी? प्रतिभाशाली बालकों का IQ लेवल 140 या 140 से ज़्यादा होता है। इन चारों में से प्रतिभावान बालकों के लक्षण नहीं हैं। तो इन चारों के अकॉर्डिंग आपके प्रतिभावान बालकों के लक्षण नहीं पूछा हुआ है। स्विंगात्मक रूप से दृढ़ तो होता है,
आश्चर्यजनक दृष्टि ये भी होती है, समाजता की कमी भी होती है। तो उक्त में से कोई नहीं राइट आंसर फॉर प्रतिभावान बालक। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि इन चारों में से कौन सी मानी गई है? तो प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, इन चारों में से सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी गई है? तो योजना विधि सबसे यहाँ पर बेस्ट विधि मानी गई है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के लिए इन चारों में से योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो सबसे अच्छा माना गया है स्टूडेंट्स। वह बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है, नवीन आविष्कार करने में सफल होता है, तो वह क्या कहलाता है? वह बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है, नवीन आविष्कार करने में सफल भी होता है, तो इस प्रकार का बालक आपका सृजनशील बालक कहलाता है। स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? सृजनशील बालक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? जो सामान्य से हट जाते हैं। सामान्य का IQ लेवल हमारा 90/10 होता है, तो सामान्य से कम पिछड़े वाले होंगे। तो पिछड़े बालकों का जो IQ लेवल होगा वो 80 और 90 के बीच में होगा स्टूडेंट्स। असामान्य बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? जो बालक असामान्य हैं उनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर भी कर सकते हैं। समाज नीति जो आपका मोरेनो साहब के द्वारा दिया गया था, ये विधि का प्रयोग करके भी अब असामान्य बालकों की पहचान कर सकते हैं। शरीर की जांच करके भी उनकी पहचान कर सकते हैं। तो डी इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्योंकि असामान्य बालकों की पहचान करनी है तो उनकी बुद्धि परीक्षण करके भी कर सकते हैं आप, समाज नीति विधि का प्रयोग करके भी, उनके शरीर की जांच करके भी। तो डी इज़ राइट आंसर। बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि कौन सी होगी? तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की ओष्ठवाचन ही सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। अंधे वाले के लिए आपको ब्रेल लिपि याद करनी स्टूडेंट्स। अंधे वाले की बात करेंगे जिसमें खुरदरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए अक्षरों से पढ़ाए जाते हैं, तो इस प्रकार की आपकी कौन सी लिपि होगी? ब्रेल लिपि होगी। और जो बहरे बच्चे होंगे उनके लिए आप ओष्ठवाचन की अपने होठों की फड़फड़ाहट की हेल्प से, होठवाचन की हेल्प से आप बहरे बच्चे को पढ़ाओगे। व्यक्ति विभिन्नताओं का कारण क्या होता है? कि बच्चे व्यक्ति विभिन्नताएँ होती है जन्म से ही, इन सब का मेन रीज़न क्या माना गया है? भौतिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, सामाजिक वातावरण प्रभाव भी पड़ता है, और वंशानुक्रम का तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए आपका भौतिक वातावरण भी सही है, समाज का वातावरण भी सही है, वंशानुक्रम भी सही है। तो डी इज़ राइट आंसर, व्यक्ति विभिन्नताओं के कारण। शिक्षण क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय क्या माना गया है? शिक्षण के क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय माना गया कोहलर, स्मिथ, फ्रेड एस केलर। यानी कि शिक्षण क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठ की बात करते हैं तो आपको याद कर लेना है फ्रेड एस केलर। विद्यार्थी केंद्रीय अनुदेशन विधि इन चारों में से कौन सी है? विद्यार्थी यानी कि चाइल्ड सेंटर। कंप्यूटर साइंस अनुदेशन विधि बिल्कुल सही है। व्यक्तिनिष्ठ तो विद्यार्थी केंद्रित होगी ही होगी। रेखीय साख्य अनुदेशन विधि भी विद्यार्थी केंद्र निर्माण के अंदर ही आएगी स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि होगी वो आपका ए भी सही है। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि बी भी सही है। रेखीय व साख्य अनुदेशन विधि सी भी सही है। तो डी इज राइट आंसर। व्यक्ति विभिन्नताएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? व्यक्ति विभिन्नताएँ 2 प्रकार की होगी, एक आंतरिक और एक बाहरी। आज के पिछड़ेपन क्षेत्र में किया जाने वाला विकास अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिया जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। तो इस प्रकार का कथन इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रकार कथन इन चारों में से आपका स्टोन्स के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।